नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डीटी का मैराथन। क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। डीटी के मैराथन में आज हम अपन क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले टैक्स रेट कवर करेंगे। टैक्स रेट में जनरल टैक्स रेट भी अपन देख लेंगे और एक दो स्पेशल टैक्स रेट अपने 115 BAA BAB BAC, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट उसका क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कवर कर लेंगे, जनरल वाली भी और स्पेशल वाली भी। उसके बाद अपन कैपिटल गेन पे जाएंगे। कैपिटल गेन पे भी अपन जो बेसिक कंसेप्ट है कैपिटल गेन के सारे कवर कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन का लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा कैपिटल गेन में जो अमेंडमेंट्स आए हैं या जो चेंजेस आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, उनको करेंगे, उनका क्वेश्चन भी कवर करेंगे, उनका क्वेश्चन भी साथ साथ अपन कवर करेंगे। इसके अलावा जो अदर सोर्स सेट ऑफ डिडक्शन है, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे। इसके बाद SEZ AOP AMT मैट वगैरह के जो स्पेशल टैक्सेशन है वो कवर कर लेंगे। बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, ये वेरियस एंटिटीज है, इनका टैक्सेशन कवर कर लेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स कवर करेंगे। डबल टैक्स रिलीफ, इक्विलाइजेशन लेवी, NR टैक्सेशन, ये सब चीज़ें अपन कवर करेंगे। और लास्ट में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग 3-4 लाइन का जो एडिशन हुआ है वो देखेंगे। और एक ट्रांसफर प्राइसिंग में एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करते हैं, या ट्रांसफर प्राइसिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन कवर करेंगे। मैं लगभग आपको 80 to 90 मार्क्स का कवरेज आज करवाने वाला हूँ। लगभग 80 to 90 मार्क्स का कवरेज अपन करेंगे। TDS में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता दूंगा। साथ में PGBP में अपन एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करें वो मैं आपको बता दूंगा। PGBP बाद में आप साथ में रिवीजन कर लेना, लेकिन एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करें, जो एक क्वेश्चन आता है PGBP का कंपलसरी, उसमें आपको कैसे ऐड करनी है चीज़ें, कैसे लेस करनी है, वो सब अपन डिटेल में देखेंगे। तो आप एक तो नोट्स ओपन कर लो। मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कहीं पे से भी डाउनलोड कर लो आप नोट्स। PDF अगर आपको वेबसाइट से लेना है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट में आकर दिखा देता हूँ आपको नोट्स। फ्री रिसोर्स में CA फाइनल में जाओगे आप, DT बना हुआ है यहाँ पे, कंसेप्ट नोट्स पार्ट 1 DT और कंसेप्ट नोट्स पार्ट 2 इंटरनेशनल टैक्स। यहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंटरनेशनल टैक्स के चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, DT की पूरी एक फाइल डाल रखी है। इंटरनेशनल टैक्स से पहले एडवांस रूलिंग अपडेट नहीं कर रखा था, एडवांस रूलिंग यहाँ मैंने डाल दिया नोट्स, तो एडवांस रूलिंग भी डाउनलोड कर लेना आप यहाँ से। इसके अलावा DT की एक पूरी फाइल डाल रखी है, DT वाले नोट्स की, उसी नोट्स से अपन रिवाइज करेंगे, ये आप डाउनलोड कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। टेलीग्राम पे मैं एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ, DT के नोट्स में एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने पार्ट 1 वाले नोट्स DT के फॉरवर्ड कर दिए हैं। फाइल थोड़ी बड़ी इसलिए क्योंकि वो कलर्ड है, इसलिए उसकी MB ज़्यादा है। बाकी पेज तो 200 पेज ही हैं उसमें। एक क्वेश्चन बैंक पास में रख लेना आप, क्वेश्चन बैंक पास में रख लेना। एक May 22 की RTP भी पास में रख लेना। May 22 की RTP अभी काम आएगी, अपन क्वेश्चन करेंगे 45-4 का, वो क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगी। तो May 22 की RTP भी आप पास में रख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं DT का रिवीजन। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं DT का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। ये बोलता है, क्या बताता है कि कौन सी अमाउंट पे टैक्स लगेगा और कब लगेगा, ये बताता है चार्जिंग सेक्शन, कौन सी अमाउंट पे टैक्स लगेगा और कब लगेगा। तो DT का चार्जिंग सेक्शन बोलता है तो इनकम टैक्स लगता है वो हर पर्सन के ऊपर लगेगा, हर पर्सन की टोटल इनकम, एवरी पर्सन पे लगेगा। जैसे 7 तरह के पर्सन दे रखे हैं, हर पर्सन पे लगेगा और हर पर्सन की टोटल इनकम पे लगेगा। किस पे लगेगा?
टोटल इनकम पे लगेगा। अब टोटल इनकम में कैसे लगेगा, दो तरीके हैं, या तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जो रेट दे रखी है, फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जो रेट दे रखी है उससे लगेगा, या इनकम टैक्स एक्ट की रेट से लगेगा। फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जनरल रेट दे रखी है और इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल रेट दे रखी है। तो इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा, एवरी पर्सन की टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। टोटल इनकम को अपन टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं और नेट टैक्सेबल NTI नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। वो अपन को निकालनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 की रेट से या इनकम टैक्स एक्ट की रेट से। फाइनेंस एक्ट में जनरल रेट दे रखी है और इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल रेट दे रखी है। अब सबसे पहले अपन को टोटल इनकम निकालनी पड़ती है, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है उसका टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। इसके अलावा टोटल इनकम देखो कहाँ कहाँ निकालनी पड़ती है आपको, एक तो कंपलसरी क्वेश्चन जो आता है उसमें निकालनी पड़ती है। इसके अलावा जो डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको टोटल इनकम, उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालनी पड़ती है, उसके बाद आपको रिलीफ मिलती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ आपको टोटल इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट की भी अपन को टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। तो टोटल इनकम के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी NR का भी क्वेश्चन आ जाता है, NR का टोटल इनकम निकालने का, नॉन रेजिडेंट का। तो सबसे पहले देखो टोटल इनकम निकालने की स्टेप्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है जो पर्सन जिसकी आप टोटल इनकम निकाल रहे हो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, ये चेक करना होता है। क्वेश्चन में चेक नहीं करना पड़ता लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करना पड़ता है वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब इंडिया का, नॉन रेजिडेंट मतलब बाहर का। ये क्यों चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो रेजिडेंट होता है उसकी तो पूरी वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगता है, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होता है उसकी ओनली इंडिया वाली जो इनकम होती है, जो इंडिया वाली इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। बाकी नॉन रेजिडेंट की सारी होती है, नॉन रेजिडेंट की ओनली इंडिया वाली टैक्सेबल होती है। उसके बाद अपन 5 हेड की इनकम निकालते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। कंपनी का जो क्वेश्चन आता है, कंपनी की कोई सैलरी की इनकम नहीं होती, कंपनी की मेनली होती है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। कभी कभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी दे देता है क्वेश्चन में, कभी कभी कैपिटल गेन का एक आध पॉइंट दे देता है और कभी कभी अदर सोर्स का भी एक आध पॉइंट दे देता है। सैलरी का कोई पॉइंट आएगा नहीं। लेकिन जो डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्वेश्चन आता है उसमें कोई भी इनकम आ सकती है, उसमें कोई भी इनकम आ सकती है। तो पांचों हेड की आपको इनकम निकालनी होती है। अब पांचों हेड की इनकम निकालने में देखो, सैलरी हेड में तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। सैलरी हेड में तो देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, बस छोटी सी बात है। वो क्वेश्चन में अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी भर दे दे, इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटर लिख के दे दे, तो उस इनकम को एज इट इज उठा लेना, उस इनकम को एज इट इज उठा लेना, कुछ भी उसमें लेस नहीं करना। या तो इनकम फ्रॉम सैलरी भर दे दे या इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटर भर दे दे, ऐसा लिख दे तो एज इट इज उठा लेना। लेकिन क्वेश्चन में आपको लिख के दे ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी लिख के दे, ग्रोस सैलरी लिख के दे तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये इसमें से लेस कर देना। मतलब ग्रोस सैलरी मतलब 50,000 रुपये अभी आपने लेस नहीं कर रखे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी आपने लेस नहीं कर रखी। लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी भर दे दे या इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटर लिख के दे दे तो एज इट इज उठा देना, 50,000 मत लेस करना, 50,000 मत लेस करना। ये बात छोटी सी ध्यान रख लेना, डबल टैक्सेशन रिलीफ वाले क्वेश्चन में आपके काम आएगी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा का जैसा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दे ऐसा कैसा उठा लेना, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटर लिख दे, कंप्यूटर तो ऐसा कैसा उठा लेना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दे तो भी ऐसा और कंप्यूटर लिख दे तो भी ऐसा। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे दे रेंट लिख के, क्या दे दे, रेंट लिख के दे दे, रेंट लिख के दे दे तो आपको क्या करना है, रेंट लिख के दे दे तो आपको 30% लेस करना पड़ेगा। जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो लेस नहीं हो तो 30% आपको लेस करना पड़ेगा, रेंट वर्ड लिख के दे दे तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटर एज इट इज ले लेना, ग्रोस सैलरी दे दे 50,000 लेस कर देना। ऐसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटर लिख दे तो एज इट इज ले लेना, लेकिन रेंट वर्ड लिख दे और कंप्यूटर ना लिखे खाली रेंट वर्ड लिख दे तो 30% लेस कर देना, 30% आप लेस कर देना। ये था 2 पॉइंट स्टार्टिंग के सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना। पीजीबीपी की आपको इनकम निकालनी है, कैपिटल गेन की आपको इनकम निकालनी है, अदर सोर्स की कुछ इनकम होती है जो काम की होती है वो अपन देख लेंगे, वो आपको निकालनी है। ये 5 हेड की इनकम निकाल दी। क्लबिंग अगर होता है तो क्लबिंग कर लिया, वैसे कोई होती नहीं क्लबिंग, कोई क्वेश्चन में मिलेगी नहीं आपको। इसके अलावा कोई सेट ऑफ वगैरह करना है, कोई लॉस दे रखा है, सेट ऑफ वगैरह करना है, सेट ऑफ कर दिया, सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये आपकी आ जाएगी ग्रोस टोटल इनकम, ये आपकी आ जाएगी ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन लेस करने, चैप्टर 6 के डिडक्शन लेस करते ही आपके जाएगी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम बोल दो, टैक्सेबल इनकम बोल दो, नेट टैक्सेबल इनकम बोल दो, एक ही बात है। और इस टोटल इनकम पे, इसी टोटल इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब टैक्स कैसे लगेगा ध्यान से देखना, टैक्स अपन गलत कर देते हैं। टैक्स के भी 2-3 नंबर होते हैं क्वेश्चन में। अगर मान लो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 नंबर टैक्स निकालने के भी होते हैं। अब टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ गई, इसके 2 टुकड़े करने हैं। देखो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम में 2 तरह की इनकम मिलेंगी आपको, एक तो जनरल रेट इनकम, एक स्पेशल रेट इनकम। एक जनरल रेट इनकम, एक स्पेशल रेट इनकम। एक होती है जनरल रेट इनकम जिन पर जनरल टैक्स रेट लगती है, जैसे आपकी अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, पीजीबीपी की इनकम हो गई या अदर सोर्स की इनकम हो गई, जनरल रेट इनकम हो गई। एक होती है स्पेशल रेट इनकम जिस पे स्पेशल टैक्स रेट लगती है, जैसे आपकी लॉटरी की इनकम। लॉटरी पे कितना लगता है टैक्स, 30% 115 बीबी में। जैसे आपकी LTCG 112 वाला, 112 पे कितना लगता है 20%। ऐसे ही मान लो LTCG 112A वाला कितना लगता है टैक्स 10%, 1 लाख तक एग्जाम और बाकी 10%। तो जो स्पेशल रेट इनकम है उनको आपको अलग करना है। जनरल रेट इनकम पे तो जनरल टैक्स रेट लगा दो, जनरल टैक्स रेट जो देखेंगे वो लगा दो। लेकिन जो स्पेशल रेट इनकम है
उन पे आपको स्पेशल टैक्स रेट लगानी है। स्पेशल टैक्स रेट कंपलसरी होती है, स्पेशल टैक्स रेट जो भी दे रखी है कंपलसरी होती है, एक ऑप्शनल वाली होती है वो अलग होती है, वो अपन देख लेंगे, बाकी कंपलसरी वो लगा दी। वो लगाने के बाद आपका आ जाएगा टैक्स आ गया, तो उसके बाद आपको लगाना है सरचार्ज। इनकम के दो टुकड़े कर दिए, जनरल वाली इनकम को जनरल रेट से इंटू कर दिया, स्पेशल वाली इनकम को स्पेशल रेट से इंटू कर दिया। टैक्स आ गया, टैक्स में अब आपको सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज सभी केस में नहीं लगता, सरचार्ज कब लगता है? अमीर लोगों पे लगता है जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है। कौन सी इनकम? क्या देखते हैं सरचार्ज के लिए? टोटल इनकम देखते हैं अपन, जनरल स्पेशल इनकम नहीं देखते, सीधी क्या देखते हैं? टोटल इनकम। इस सरचार्ज के लिए क्या देखते हैं अपन? टोटल इनकम देखते हैं। अगर टोटल इनकम आपकी एक लिमिट को क्रॉस कर रही है, ये टोटल इनकम अगर आपकी एक लिमिट को क्रॉस कर रही है तो सरचार्ज भी लगा देंगे। और सरचार्ज लगाने के बाद टैक्स और सरचार्ज के टोटल का हमेशा लगेगा 4% सेस, कंपलसरी सेस लगेगा। ये लगाने के बाद आ जाएगा आपका टोटल टैक्स। ये आ जाएगा टोटल टैक्स जो आपका बना। टोटल टैक्स में से अगर आपका टीडीएस कट चुका है, ऑलरेडी टीसीएस आपका जमा हो चुका है, कलेक्ट मतलब सेलर ने कलेक्ट करके जमा करवा दिया है, और एडवांस टैक्स आपने जमा करवाया, मतलब टीडीएस किसी ने काट लिया, टीसीएस किसी ने कलेक्ट कर लिया, और एडवांस टैक्स आपने खुद ने जमा करवा दिया, तो जितना आपने टीडीएस आपका कट चुका, जितना टीसीएस आपका कलेक्ट हो चुका, और जितना एडवांस टैक्स आपका जमा हो चुका, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, वो लेस कर देना। उसके बाद आ जाएगा नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल। मान लो टैक्स बनता था आपका 10 लाख का, और आपका एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस जो जमा हो चुका वो हो चुका मान लो 7 लाख, तो नेट टैक्स पेबल कितना है? 3 लाख। तो इस तरह से नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। पॉजिटिव आता है तो पेबल है, आपको और पे करना है, नेगेटिव आता है तो आपके पास रिफंड आ जाएगा, नेगेटिव आता है तो रिफंड आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब इसमें ग्रोथ वगैरह कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे, ग्रोथ वगैरह कैसे करते हैं, कुछ इनकम का ग्रोथ वगैरह करना पड़ता है ना, वो सब अपन देख लेंगे डिटेल में। अब एक बार टैक्स की रेट देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ वगैरह का भी बता दूंगा आपको, जब डबल टैक्स रिलीफ करेंगे तब पता चलेगा आपको। वैसे आपको कुछ ग्रोथ नहीं करना, जैसे आपको इनकम दे दी, मतलब अदर सोर्स की इनकम दे दी, डिविडेंड इनकम सीधी ले लो आप, उसको ग्रोथ करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अदर सोर्स में बताऊंगा कब कब अपन को ग्रोथ करना पड़ता है, वो बाद में क्या बोलते हैं अपन उसमें देखेंगे, अदर सोर्स और डबल टैक्स रिलीफ वाले चैप्टर में। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं जनरल टैक्स रेट से। जनरल टैक्स रेट देख लेते हैं एक बार, ये अपने काम आएंगे जनरल टैक्स रेट। सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन पे लगता है स्लैब। स्लैब कैसे लगता है? टोटल इनकम अगर इसकी 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख एक तरीके से क्या हो गई? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 2.5 लाख से 5 लाख तक है 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक है तो 5 लाख से 10 लाख वाली पे 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है 10 लाख से ऊपर वाली पे 30% टैक्स लगता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये एक स्लैब है इनका, ये जनरल स्लैब है इनका। इसके बाद अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी एज कितनी है? 60 ईयर से उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, 60 ईयर से उससे ज़्यादा है या लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन या असेसमेंट ईयर जो है उसके फर्स्ट डे। जैसे मान लो आपका असेसमेंट ईयर है 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डे क्या हो गया? 1 अप्रैल 2022। इस दिन भी उसकी एज अगर 60 ईयर से उससे ज़्यादा होगी तो बन जाएगा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बन जाएगा तो क्या होगा? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बन गया तो स्लैब थोड़ा चेंज हो जाएगा। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। इसके बाद कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 ईयर से उससे ज़्यादा है, 80 ईयर से उससे ज़्यादा है, वो बन जाएगा रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट भी होना चाहिए और एज 80 ईयर से उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो बन जाएगा रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। इस केस में क्या होगा? 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। ये बूढ़े लोगों को खुश करने के लिए, जो इंडिया के बूढ़े लोग हैं। इसके बाद आ गया सेक्शन 87 है, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होता है, जो इंडिया का इंडिविजुअल होता है उसको एक रिबेट मिलती है। खाली किसको मिलती है? रेजिडेंट को मिलती है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती, और खाली इंडिविजुअल को मिलती है, खाली इंडिविजुअल को। इनकम में से जो इनकम से जो टैक्स बना उसमें से एक रिबेट मिलती है। अगर टोटल इनकम उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की कितनी है? 5 लाख रुपये तक है, 5 लाख रुपये तक आई है तो ही मिलती है। टोटल इनकम अगर 5 लाख तक आई है तो ही मिलती है, 5 लाख से 10 रुपये भी ज़्यादा हो गई तो नहीं मिलेगी। 5 लाख का है तो ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? 12,500 और टैक्स अमाउंट, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस। ये रिबेट मिल जाती है, और ये रिबेट सभी इनकम से मिलती है। लॉटरी की इनकम से भी मिलती है रिबेट, लेकिन एक इनकम से नहीं मिलती, जो कैपिटल गेन होता है 112A वाला, एलटीसी जो होता है 112A में स्पेसिफाइड असेट पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी इंडेक्स फंड, उस कैपिटल गेन से ये रिबेट नहीं मिलती। वो कैपिटल गेन मान लो 5 लाख से कम है, टोटल इनकम मान लो 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है, फिर भी नहीं मिलती। कौन से कैपिटल गेन से? 112A वाले से। ये रिबेट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन। फर्म और लोकल अथॉरिटी, फर्म और लोकल अथॉरिटी पे फ्लैट रेट लगती है। फ्लैट रेट कितनी लगती है? 30%। अगर इनकी इनकम मान लो 100 रुपीज़ भी है तो 30 रुपीज़ का इनको टैक्स देना पड़ जाएगा। फ्लैट रेट इन पे लगती है फर्म और लोकल अथॉरिटी। इसके बाद कंपनी, कंपनी दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक एक फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी मतलब या तो कोई इंडियन कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जिसने जो अपना डिविडेंड का पेमेंट किया है वो इंडिया वाली इनकम से किया है, वो बन जाती है डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी कौन होती है? जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जो इंडियन कंपनी सेक्टर में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में और जो इंडियन कंपनी सेक्टर में रजिस्टर्ड है, तो ये होती है डोमेस्टिक कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी के केस में देखो टैक्स रेट तो होती हैं 25 या 30, ये फ्लैट होती हैं। अब ये कैसे लगती हैं? अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 1920 का 1920 का चेक करेंगे। प्रीवियस ईयर अपना चल रहा है 21-22 चल रहा है, अपना 21-22 चल रहा है, तो उसके लिए अपन पीछे के 2 साल का चेक करेंगे, मतलब 2 साल पहले का चेक करेंगे, 1920 का चेक करेंगे। और 1920 का टर्नओवर अगर अप टू ₹400 करोड़ है, अप टू ₹400 करोड़ है तो 25% की टैक्स रेट लगेगी। और
अगर ऐसा नहीं है तो 30% की लगेगी। मान लो आपको टर्नओवर नहीं दे रखा 1920 का, क्या लगाओगे? 30 लगाना। मान लो वो कंपनी 1920 में थी ही नहीं तो क्या लगाओगे? 30 लगाना। कुछ नहीं दे रखा, 30 लगाना। 25 का लगाओगे, आपको 1920 का टर्नओवर दे रखा है और वो 400 करोड़ रुपए तक है, कितना है? 400 करोड़ तक है, तो ही लगाना 25, नहीं तो क्या लगाना है अपन को? 30 लगाना है, 30 एज्यूम करना है अपन को। इसके बाद फॉरेन कंपनी क्या होती है? डोमेस्टिक कंपनी के अलावा बाकी कंपनी फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट होती है 40% की फ्लैट रेट। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी पे स्लैब लगता है। स्लैब क्या लगता है? टोटल इनकम 10,000 तक है 10% की टैक्स रेट, 10,000 से 20,000, 10,000 से 20,000 वाली पे 20% की टैक्स रेट, और 20,000 से ऊपर जितनी भी है, 20,000 से ऊपर जितनी है उस पर 30% की टैक्स रेट लग जाती है। अब सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगता है, उसे अपन बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता है, उसे अपन बोलते हैं सरचार्ज। तो ये अमीर लोगों पे लगता है। जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज लगता है। सरचार्ज की फ्लैट रेट होती है। कैसे लगता है वो देख लो। सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों पे कितना खर्चा लगता है? अगर इनकी टोटल इनकम देखो, अप टू ₹50 लाख, अप टू ₹50 लाख कोई खर्चा नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% ऑफ टैक्स। ये टैक्स का लगता है, ये इनकम का नहीं लगता, ये टैक्स का लगता है। जो टैक्स निकाला उसका लगता है। इसके बाद 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन अप टू 2 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ है, 15% ऑफ टैक्स। 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ है, 25% ऑफ टैक्स, और 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 37% ऑफ टैक्स। और ये फ्लैट रेट, ऐसा नहीं कि स्लैब है ये। मान लो किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 करोड़ 50 लाख है, तो 5 करोड़ 50 लाख है तो उसकी जो इनकम पे टैक्स बना उस पूरे टैक्स पे क्या रेट लगेगी? 37%। ये स्लैब नहीं है, फ्लैट रेट है। अब इसमें बता रखा है जो 25% वाली और 37% वाली सरचार्ज की जो रेट है, ये दो जो रेट है ये 3 इनकम पे अप्लाई नहीं होती। 3 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है? ओनली 15%। कौन कौन सी इनकम? एसटीसीजी 112A वाला, एसटीसीजी 111A वाला, एलटीसीजी 112A वाला और डिविडेंड इनकम। एसटीसीजी 111A वाला, एलटीसीजी 112A वाला और डिविडेंड इनकम। इन तीन इनकम पे क्या होगा? सरचार्ज हमेशा कितना लगेगा? मैक्सिमम 15%। मान लो ये 3 इनकम आपकी 6 करोड़ रुपए की है, अब 6 करोड़ की है किसी इंडिविजुअल की, तो 37 नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे? ओनली मैक्सिमम कितना लगाएंगे? 15। इन 3 इनकम पे 25 और 37 नहीं लगेगा सरचार्ज। ये था सरचार्ज का कंसेप्ट, इतना ही देखना था आपको, ज़्यादा नहीं देखना था। इसके बाद फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन पे सरचार्ज कितना लगता है? इनकी टोटल इनकम अगर 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% ऑफ टैक्स सरचार्ज लग जाएगा, 12% ऑफ टैक्स। कंपनी के केस में देखो, डोमेस्टिक और फॉरेन, डोमेस्टिक कंपनी की अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ है 7% ऑफ टैक्स, और 10 करोड़ से ज़्यादा 12% ऑफ टैक्स, नील 7 12। फॉरेन कंपनी के केस में अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 10 करोड़ है 2% ऑफ टैक्स, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% ऑफ टैक्स, नील 25। ये सरचार्ज लगा दिया। अब एंड में अपन को लगाना है हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये किसका लगता है? टैक्स और सरचार्ज के टोटल का, टैक्स और सरचार्ज के टोटल का लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% लगता है, हर केस में लगता है, कितने भी इनकम हो। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो गारंटी से ये लगेगा। टैक्स और सरचार्ज के टोटल का लगता है कितना? 4% लगता है, सभी केस में लगता है, सभी असेसी पे लगता है, सभी केस में लगता है। ये होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और लास्ट में इसको लगाते हैं। अब एक मार्जिनल रिलीफ का छोटा सा कंसेप्ट ये देख लेते हैं क्या होता है। जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर, जब आपका टैक्स जो है वो इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण, तब आपको मिलती है मार्जिनल रिलीफ। कब मिलती है? देखो इसका कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कब मिलती है। जब आपकी जो इनकम है उस पर सरचार्ज लगना होता है, या तो सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है या सरचार्ज की रेट चेंज होती है, या तो सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है या सरचार्ज की रेट चेंज होती है, उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी बहुत का कोई क्राइटेरिया नहीं है, थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो तब मिलती है आपको मार्जिनल रिलीफ। मैं क्या बोला? जब आपकी इनकम पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है या सरचार्ज की रेट चेंज होती है, उस इनकम से आपकी ओरिजिनल इनकम थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आता है। जैसे फर्म कंपनी के केस में क्या है, 1 करोड़ तक कोई खर्चा नहीं लगता। 1 करोड़ आपकी इनकम है, 1 करोड़ से मान लो थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 करोड़ 1 लाख है, या तो या 1 करोड़ 50,000 है, या मान लो कंपनी के केस में कंपनी की इनकम है 10 करोड़ 50,000 या 10 करोड़ 1 लाख, क्योंकि 10 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है। ऐसे केस में क्या होता है? ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आता है। मार्जिनल रिलीफ का एमसीक्यू वगैरह फ्रेम हो सकता है। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसका। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपकी जो भी ओरिजिनल इनकम दे रखी है, जैसे मान लो कंपनी की इनकम दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख की, 1 करोड़ 1 लाख की, सरचार्ज लगना स्टार्ट हो रहा है 1 करोड़ पे, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, तो 1 करोड़ 1 लाख पे आप टैक्स निकाल दो। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल दो बिना सेस के, मतलब टैक्स और सरचार्ज जोड़ के टैक्स निकाल दो, सेस मत लेना, बिना सेस के टैक्स निकाल दो। स्टेप 2 में उसके जो आसपास वाली इनकम है, उसके आसपास वाली इनकम पे टैक्स निकालो। जैसे कंपनी के केस में बताओ 1 करोड़ 1 लाख पे आसपास वाली इनकम कौन सी है जहां सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है या सरचार्ज की रेट चेंज होती है, कौन सी होती है? 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे टैक्स निकाल दिया। मान लो ओरिजिनल इनकम दे रखी होती है 10 करोड़ 50 लाख, तो आसपास वाली इनकम क्या होती है? 10 करोड़। तो इस तरह से अपन इनकम ले लेंगे, उस आसपास वाली इनकम पे टैक्स निकाल देंगे बिना सेस के। वो भी कैसे निकालेंगे? बिना सेस के निकालनी है, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन बिना सेस के होती है।
तीसरी स्टेप में टैक्स टू बी पेड, गवर्नमेंट आपसे क्या मांग रही है? गवर्नमेंट बोल रही है जो स्टेप 2 में आपने आसपास वाली इनकम पे जो टैक्स निकाला है, आसपास वाली इनकम पे टैक्स निकाला है वो दे दो, प्लस जो आपने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी है, आसपास वाली इनकम जो आपने अर्न करी है वो एक्स्ट्रा इनकम कितनी अर्न करी है उस आसपास वाली इनकम से वो एक्स्ट्रा इनकम दे दो। जैसे मान लो कंपनी के केस में कंपनी ने अर्न करी 1 करोड़ 1 लाख, आसपास वाली इनकम कितनी थी जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट हुआ था 1 करोड़, तो 1 करोड़ 1 लाख और 1 करोड़ का डिफरेंस कितना हुआ 1 लाख, 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम और इसमें ऐड कर दो। स्टेप 2 का टैक्स प्लस एक्स्ट्रा इनकम, ये आ जाएगा टैक्स टू बी पेड। अब मार्जिनल रिलीफ क्या आएगी? ओरिजिनल टैक्स आपका बनता था स्टेप 1 में, स्टेप 1 में आपका ओरिजिनल टैक्स बनता था वो ले लो, और उसमें से गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स मांग रही है स्टेप 3 वाला वो लेस कर दो। ये दोनों के डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ। अब गवर्नमेंट को क्या पे करना है आपको? टैक्स पेबल आपका क्या आएगा? जो स्टेप 3 में टैक्स पेड बना था, टैक्स टू बी पेड बना था, इसमें आप एंड में सेस ऐड कर देना, यही आ जाएगा आपका टैक्स पेबल, यही आ जाएगा टैक्स पेबल। ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट था, देखना चाहो तो एक बार एग्जांपल देख लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। एक होती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये अपनी AOPBY के टैक्सेशन में काम आएगी, डबल टैक्स रिलीफ में काम आएगी। कैसे निकलती है? जो भी आपका टोटल टैक्स बना इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस लग के जो टोटल टैक्स बना वो ले लो, डिवाइड कर दो टोटल इनकम से, इनटू 100 कर दो, आ जाती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एक होती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ये भी काम आती है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है? इंडिविजुअल की जो हाईएस्ट स्लैब रेट होती है वो ले लो, इंडिविजुअल पे जो हाईएस्ट सरचार्ज लगता है वो ले लो, और उसमें 4% सेस ऐड कर दो। हाईएस्ट स्लैब रेट क्या होती है इंडिविजुअल की? 30%, वो ले लो, 37% ऑफ टैक्स उसमें सरचार्ज ऐड कर दो और 4% उसका सेस ऐड कर दो, ये आ जाती है 42.744%। 42.744% ये आ जाती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये थी सब जनरल रेट जो अपने देख ली। अब अपन आएंगे स्पेशल टैक्स रेट, ये बहुत काम की स्पेशल टैक्स रेट। लास्ट का अगर आप पेपर देखोगे, डबल टैक्स रिलीफ का क्वेश्चन भी स्पेशल टैक्स रेट का था, कंपल्सरी क्वेश्चन भी स्पेशल टैक्स रेट का था। तो स्पेशल टैक्स रेट के क्वेश्चन आने लग गए अब एग्जाम में, और हो सकता है आगे क्वेश्चन भी इसी के आए। स्पेशल टैक्स रेट देखो, स्पेशल टैक्स रेट दो तरह की होती है, एक होती है कंपल्सरी और एक होती है ऑप्शनल। एक होती है कंपल्सरी और एक होती है ऑप्शनल। कंपल्सरी स्पेशल टैक्स रेट देखो कौन सी होती है, जो इनकम टैक्स में स्पेशली दे रखी है 111A। STC जो होता है आपको 111A का, STC जो होता है 111A का अपन पढ़ेंगे। STC जो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे 15% से टैक्सेबल होता है 3 असेट पे। ऐसे ही आपको 112A पे LTCG होता है, 112A पे 3 असेट पे LTCG होता है, तो 1 लाख तक तो वो एग्जाम्प्ट होता है, और 1 लाख से ऊपर 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। वो स्पेशल रेट होती है, वो कंपल्सरी होती है। वो आपको उस इनकम के लिए कंपल्सरी वही फॉलो करनी पड़ती है, चाहे आप कुछ भी फॉलो करो, कंपल्सरी इनकम पे तो वही रेट लगेगी। जैसे आपको अदर असेट पे LTCG होता है 112 वाला, तो उस पर हमेशा 20% रेट कंपल्सरी वही लगती है। कंपल्सरी क्या लगती है? 20 लगती है। आप जनरल वाली या और कोई रेट नहीं लगा सकते। इसके अलावा लॉटरी वगैरह की इनकम पे जैसे 30% लगती है 115BB में। जैसे एक 115BBF का सेक्शन है, 115BBF पेटेंट वाला, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट वाला, 10% से टैक्सेबल होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्पेशल सेक्शन है स्पेशल रेट के, जो कंपल्सरी सेक्शन है। रेजिडेंट के तो बस गिने चुने हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट के तो काफ़ी सारे हैं, 115A, AB, AC, AD, काफ़ी सारे हैं। तो उन पे तो कंपल्सरी जो रेट दे रखी है उन सेक्शन में वो ही लगाएंगे। उनको तो बिल्कुल स्पेशल सेपरेट मान के वो रेट लगा देंगे। इसके बाद जो जनरल इनकम बच गई आपकी, जनरल इनकम बच गई, कंपल्सरी के अलावा जो आपकी जनरल इनकम बच गई, जनरल इनकम जो आपकी बच गई, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई या अदर सोर्स की बाकी इनकम हो गई, PGBP हेड की इनकम हो गई, इन इनकम पे क्या करेंगे? या जनरल इनकम सैलरी की इनकम हो गई, बताओ इन पे क्या करेंगे? इनके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। एक तो या तो अपन ने जनरल रेट जो देखी थी ना, इंडिविजुअल की स्लैब देखा था 2.5 लाख वाला, कंपनी की 25 और 30 देखी थी, फर्म की 30 देखी थी, ये तो देखी थी। या तो वो जनरल रेट फॉलो कर लो, या एक ऑप्शन और दे रखा है। ऑप्शन यहाँ कंपनी को दे रखा है, इंडिविजुअल HUF को दे रखा है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को। एक तो कंपनी को दे रखा है, एक इंडिविजुअल HUF और कोऑपरेटिव सोसाइटी को। 4 सेक्शन में ऑप्शन दे रखा है, 4 सेक्शन में। इन 4 सेक्शन में ऑप्शन दे रखा है, ये फॉलो कर ले। किसके लिए? ओनली जनरल इनकम के लिए। कौन सी इनकम? जनरल इनकम, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, या PGBP हेड की इनकम, या अदर सोर्स की फालतू जो इनकम होती है बाकी इनकम, लॉटरी वगैरह को छोड़ के, उन सब पे आप क्या फॉलो कर सकते हो? ये ऑप्शन फॉलो कर सकते हो। 115BAA ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए ऑप्शन दे रखा है। 115BAB कोई न्यूली मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है, या न्यू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, तो उसके लिए 115BAB दे रखा है। इसके अलावा 115BAC दे रखा है, इंडिविजुअल और HUF के लिए एक स्पेशल स्लैब दे रखा है उस जनरल इनकम के लिए, और एक 115BAD रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑप्शन दे रखा है। किसके लिए दे रखा है ये ऑप्शन? सभी इनकम के लिए नहीं दे रखा, जनरल इनकम के लिए। जनरल इनकम के लिए मान लो आपको लॉटरी की इनकम होती है और आप मान लो 115BAA फॉलो कर रहे हो, तो BAA लग जाएगी क्या उस लॉटरी पे? उसमें नहीं लगेगी, उसमें तो 30 लगेगी लॉटरी पे। तो जो कंपल्सरी स्पेशल रेट है, कंपल्सरी वाली स्पेशल रेट, ये तो वही लगेंगी, चाहे आप जनरल रेट वाला स्लैब फॉलो करो, मतलब फाइनेंस एक्ट वाला फॉलो करो, चाहे इनकम टैक्स वाली BAA, BAB, BAC, BAD फॉलो करो। जो कंपल्सरी स्पेशल रेट है वो सेक्शन सभी को ओवरराइड करते हैं, तो वो तो हमेशा वही लगेंगे। तो ये ऑप्शन स्कीम किसके लिए दे रखी है? जनरल इनकम के लिए, जनरल इनकम के लिए दे रखी है। अब आते हैं अपन
ऑप्शनल स्पेशल रेट एक एक करके देखते हैं और ये लगाते कैसे हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले 115BA डोमेस्टिक कंपनी के लिए 115BA एक सेक्शन है। डोमेस्टिक कंपनी को इनकम होती है कौन सी? जनरल इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पीजीबीपी हेड की इनकम, अदर सोर्स हेड की इनकम, लॉटरी को छोड़ के अदर सोर्स हेड की इनकम हो गई, या अदर एसटीसीजी हो गया। अदर एसटीसीजी 1A वाला नहीं, अदर एसटीसीजी, क्योंकि अदर एसटीसीजी क्या है? जनरल इनकम है। तो उन पे क्या होगा? टैक्स रेट क्या लगेगी? 22% की टैक्स रेट रहेगी। और इसमें एक फायदा हो रहा है, सरचार्ज यहाँ कंपल्सरी लगेगा। यहाँ सरचार्ज ऐसा नहीं कि अलग अलग लगाएंगे, कंपल्सरी सरचार्ज है, फिक्स सरचार्ज है 10%। चाहे इनकम 1 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की हो, चाहे लाख रुपये की हो, कंपल्सरी सरचार्ज है 10% का। और कंपल्सरी सेस तो होता है 4%। तो ये रेट अफेक्टिव कितनी हो जाती है? 25.168। चाहे 100 रुपये की इनकम है तो भी ये रेट लगेगी, 1000 रुपये की इनकम है तो भी ये लगेगी, 100 करोड़ रुपये की इनकम है तो भी ये रेट लगेगी। डोमेस्टिक कंपनी की इनकम पे ये टैक्स रेट बता रखी है। 115BA में टैक्स रेट क्या है? 22। टैक्स रेट 22 है। और अब एक फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक कंपनी को जो इनकम हो रही है 115BA में, चाहे स्पेशल इनकम हो, कौन सी? मान लो लॉटरी की इनकम है, या 111A वाला कैपिटल गेन है, 112A वाला कैपिटल गेन है, या 112 वाला कैपिटल गेन है, मान लो, सभी इनकम पे सरचार्ज क्या लगेगा? 10। वो नहीं लगेगा जो अलग है 7-12 वाला, वो सब भूल जाओ, बस आपको सीधा 10 लगाने हैं। इस सेक्शन में अगर कंपनी ये फॉलो करती है 115BA फॉलो करती है तो जनरल इनकम पे टैक्स रेट लग जाएगी 22, स्पेशल इनकम पे जो अपन लगा देंगे ऊपर वाली जो रेट है, और इसके अलावा सरचार्ज कंपल्सरी लगेगा, कंपल्सरी 10%, और सेस तो लगेगा ही। तो ये होता है 115BA, ये होता है 115BA। कैसे लगेगा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी फॉलो कर रही है 115BA फॉलो कर रही है, तो इसकी देखो क्वेश्चन में दे रखी है आपको 112 का LTCG, इसके अलावा दे रखा है मान लो लॉटरी की इनकम, उस कंपनी की लॉटरी की इनकम दे रखी है, और इसके अलावा अदर इनकम दे रखी है। अदर इनकम मतलब जनरल इनकम दे रखी है, पीजीबीपी हेड की, हाउस प्रॉपर्टी हेड की, ये आपको दे रखी है। तो इस पे तो लगा दो आप 20%, इस पे लगा दो आप 30%, अदर इनकम पे लगा दो आप 22%। मान लो कंपनी क्या फॉलो कर रही है? 115BA फॉलो, ये लगा दिया आपने, ये टैक्स लगा दिया, ये टैक्स निकाल दिया। ऐसे तो बताया था मैंने आपको, इनकम को अलग अलग बांट लो और रेट से इंटू कर दो, ये टैक्स निकाल दिया। ये आपका आ जाएगा टैक्स, इंटू इनकम करके टैक्स निकाल दिया। अब पूरा जो टैक्स बना इस पर 10% सरचार्ज लगेगा। वो जनरल वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, फिर वो जो जनरल सरचार्ज था वो नहीं लगेगा, ये स्पेशल सरचार्ज 10% वाला। कितना भी टैक्स बनाओ आप तो 10% सरचार्ज लगा दो और फिर सेस लगा दो। सिंपल सा काम। ये 115BA। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट 115BA भी। 115BA भी ध्यान से देख लेना, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहली बात ये किस पे लगता है? कोई न्यूली मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, उनको ऑप्शन है 115BA का। और कब सेटअप हुई है वो कंपनी? 1 अक्टूबर 19 है, उसके बाद सेटअप हुई है, मतलब न्यू है, 1 अक्टूबर 19 है, उसके बाद सेटअप हुई है, उसको मिलता है। और दूसरा, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी, एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके आपने नहीं बनाई, आपने बिल्कुल न्यू बनाई है, बिल्कुल न्यू फ्रेम करी है, तो ही होती है 115BA में कवर। अब यहाँ टैक्स रेट और भी कम है, ओनली 15% टैक्स। कौन सी इनकम पे? यहाँ ध्यान रखना, अभी कौन सी इनकम बताऊंगा मैं। सरचार्ज कंपल्सरी 10 लगेगा और सेस 4% लगेगा, और आपकी रेट हो जाएगी 17.16%। पहले इसका नोट देख लो। जो 115BA है ना, 4 बिजनेस इसमें कवर नहीं होंगे। 4 बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग लगे आपको फिर भी कवर नहीं होंगे। तो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स का बिजनेस यहाँ कवर नहीं होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है फिर भी यहाँ कवर नहीं होगा। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स पे आपको 115BA मिल जाएगा, BA भी नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स नहीं कवर होगा। तीसरा, माइनिंग का बिजनेस नहीं होगा। और चौथा, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स, माइनिंग और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, PPMD 4 कवर नहीं होंगे। चलिए तो देख लिया आपने। अब ये रेट देखो कैसे लगाएंगे, ये ध्यान देना। 115BA भी, MTP में भी शायद इसका क्वेश्चन था, शायद लास्ट अटेम्प्ट में भी इसका क्वेश्चन आया था, BA भी। अब देखो ये आपको 15% टैक्स रेट यहाँ बता रखी है ना, 15% यहाँ पे 15%। ये सभी जनरल इनकम के लिए नहीं बता रखी, ये 15% टैक्स रेट ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम के लिए। किसके लिए बता रखी है? लिख लो चाहे आप नोट्स में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम के लिए बता रखी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम के लिए मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है या अदर सोर्स की इनकम हो रही है, वो भी जनरल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरल इनकम है, तो उस पर आपको ये 15% नहीं लगेगा। उस पर क्या लगेगा फिर वो मैं बता रहा हूँ। तो ये 15% की टैक्स रेट यहाँ पे जनरल इनकम किसके लिए बता रखी है? ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम। मान लो एक कंपनी है A लिमिटेड, न्यू बनी है और इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो इसको मान लो पीजीबीपी हेड की इनकम होती है। पीजीबीपी कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो इनकम होगी उस पर ही लगेगी 15%, उस पर ही लगेगी 15% लगेगी। और बाकी जो इनकम, मान लो इस A लिमिटेड को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है या अदर सोर्स की इनकम हो रही है, उस पर क्या होगा? या मान लो इस A लिमिटेड को लॉटरी की इनकम हो रही है, या मान लो इसको LTCG हो रहा है 112 वाला, अब क्या होगा? अब देखो क्या कर लगेंगे।
पीजीबीपी की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाली इनकम, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे लगा देंगे 15%, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे कितना लगा देंगे 15%। इसके बाद बाकी जो जनरल इनकम है जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर सोर्स की इनकम, लॉटरी को छोड़ के बाकी अदर सोर्स की इनकम जैसे डिविडेंड वगैरह हो गया, डिविडेंड वगैरह होगा, इन पे क्या लगाओगे, इन पे लगेगी यहाँ पे 22%, इन पे लगेगी 115 BAA वाली रेट। गवर्नमेंट बोलती है हमने आपको ये ऑप्शन क्यों दिया था, आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से पैसे कमाओ, उस पर 15% टैक्स दो ताकि इंडिया में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले। अगर आप और कोई इनकम कमाते हो हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की या अदर सोर्स डिविडेंड वगैरह की, तो उस पर तो आपको 22% BAA देना पड़ेगा, BAA देना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और है इसमें स्पेशल, अगर आप और कोई इनकम कमाते हो, आप क्या फॉलो कर रहे हो 115 BAB फॉलो कर रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो BAB, ध्यान देना BAB फॉलो कर रहे हो, और आप हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स वगैरह की इनकम कमाते हो और इन इनकम पे कोई खर्चा हुआ है, जैसे डिविडेंड इनकम पे कोई खर्चा हो गया या हाउस प्रॉपर्टी में कोई खर्चा हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह का खर्चा हो गया, कोई भी खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। किसमें BAB में, BAB में मिल जाती है, BAA में मिल जाती है, BAB में नहीं मिलेगी। मतलब BAB में अगर आप अदर जनरल इनकम कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमाते हो, तो 30% वाली जो डिडक्शन होती है वो भी नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, और वो म्यूनिसिपल टैक्स वाली होती है, वो म्यूनिसिपल टैक्स भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होती है 22%। ऐसे ही डिविडेंड की इनकम कमाते हो तो डिविडेंड के लिए एक खर्चा अलाउड है इंटरेस्ट वाला, वो भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बिना कोई खर्चे के डिडक्शन के 22% लगेगी BAB में। तो BAB थोड़ा सा स्पेशल सेक्शन है। तो 15% किसके लिए, ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। दूसरा अदर जनरल इनकम के लिए 22% की रेट, और 22% में आपको कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई खर्चे का, ये दिमाग में फिट कर लेना। कोई हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन में नहीं मिलेगी, बोल दिया ना, 30% नहीं मिलेगी, किसमें BAB में नहीं मिलेगी। BAA और BAD होता तो 30% वाली इसमें भी मिल जाती, इसमें भी मिल जाती, और एक BAC इंडिविजुअल वाला है उसमें मिल जाती, सब में मिल जाती, BAB में नहीं मिलेगी। BAB में ये 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों, गवर्नमेंट बोलती है आपको, हमने ये ऑप्शन क्यों दिया था, आप मैन्युफैक्चरिंग करो, और आप ये हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से इनकम कमा रहे हो, तो इनकम कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर 22% टैक्स दो और कोई खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बात लिख लो, चाहे तो आप लिख लो नोट्स में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम पे लगेगी। दूसरा अदर जनरल इनकम है उन पे 22 लगेगी, उन पे 22 लगेगी और कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद और स्पेशल वाली इनकम है तो लॉटरी पे तो 30 लगा देंगे, LTCG पे 20 लगा देंगे, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो अपना जो ये स्पेशल है ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो जिंदगी भर कंपलसरी है, तो कंपलसरी रहेगा, चाहे आप कुछ फॉलो करो, A करो, B करो, C करो, D करो, कुछ भी करो, वो तो सेम ही रहेगा। इस तरह से टैक्स निकालेंगे, इस तरह से इनको बांटना है। यहाँ गलतियाँ करते हैं काफ़ी सारे लोग, ये क्वेश्चन शायद दिसंबर 21 में भी आया था। ये ऑप्शन किसके लिए 15% का क्लैरिफाई किया गया, पहले क्लैरिफाई नहीं था, बाद में क्लैरिफाई किया गया। ये खाली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम पे लोग क्या करते थे, फर्जीवाड़ा करते थे, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे बिजनेस खोल लेते थे, अदर इनकम उसमें कमाते थे और 15% का टैक्स भरते थे, अदर इनकम कमाते थे 15% का टैक्स भरते थे। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई इसमें कर दिया। म्युनिसिपल टैक्स की भी नहीं मिलेगी BAB में, BAB में नहीं मिलेगी, मैं खाली BAB की बात कर रहा हूँ, BAB की बात कर रहा हूँ मैं, BAA BAD में सब मिलेगी। इसके बाद BAD है, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑप्शन दिया गया, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑप्शन दिया गया, क्या ऑप्शन दिया गया कि चाहे तो ये रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्लैब है 10,000 वाला वो फॉलो कर ले, नहीं तो ये रेट फॉलो कर ले। क्या रेट है, 22% का टैक्स है, कंपलसरी 10% का खर्चा आ जाए और कंपलसरी सेस है 4% का। अब BAB जो BAB मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसमें भी क्या करोगे आप, देखो अलग अलग इनकम पे, PGBP की इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थी 15 कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स की इनकम को 22 कर दिया, लॉटरी को 30 कर दिया मैंने, LTCG 112 को 20 कर दिया, ये मैंने टैक्स निकाल दिया। सभी इनकम पे सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज तो 10 ही लगेगा, सरचार्ज तो इसमें भी 10 लगेगा, इसमें फायदा सीधा सरचार्ज 10 लगा दो, कोई सोचना ही नहीं है, सीधा सरचार्ज लगाओ और आपका सेस जोड़ दो, आपका आ जाता है टैक्स। गलती होने के चांस कम रहते हैं क्योंकि सरचार्ज सीधा लगाता है, वहाँ तो अपन को सोचना पड़ता है कि टोटल इनकम कितनी है, लिमिट को क्रॉस कर रही नहीं कर रही, यहाँ तो सीधा लगा दो 10 बिना सोचे। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने स्पेशल चीज़ें थी जो आप गलतियाँ करते थे, मैंने बता दी, बिना क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ बता दी, बाकी क्वेश्चन लेके भी दिखा दूंगा आपको, बाकी मैंने बिना क्वेश्चन लिए आपको समझा दी। लिखना चाहो तो ये लिख लेना, ये स्पेशली लिख लेना। अब आते हैं, देखो आपने देखा BAA BAB इनमें देखो टैक्स की रेट कितनी कम है, 22-15। आप बोलोगे कंपनियां तो ये फॉलो करेंगी, कंपनियां क्यों जनरल रेट फॉलो करेंगी, क्योंकि जनरल रेट तो 25 और 30 है, 25 तो 400 करोड़ का टर्नओवर, बाकी 30 लगती है, 25 और 30 लगती है, तो ये कंपनी तो ये लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट त्यागने पड़ेंगे, कुछ बेनिफिट आपको त्यागने पड़ेंगे, कुछ डिडक्शन त्यागने पड़ते हैं, तभी आपको ये मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मिल जाएंगे, कब मिलेंगे, कुछ बेनिफिट या डिडक्शन आपको त्यागने पड़ेंगे। अब क्या क्या त्यागना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलेगा या क्या क्या डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे वो देख लो।
एक तो SEZ का जो बेनिफिट है 10AA का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। 33AB और 33AB है, 33AB है टी कॉफी रबर वाला रिडक्शन, और 33ABA है साइट रिस्टोरेशन फंड का रिडक्शन, वो नहीं मिलेगा, फालतू होता है वैसे, क्या लेगा कोई लेके भी। इसके बाद 35 साइंटिफिक रिसर्च का रिडक्शन नहीं मिलेगा। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो आप होटल हॉस्पिटल के बिजनेस में, उसका रिडक्शन भी नहीं मिलेगा। 35CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का जो रिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 35CCD ओनली कंपनी को मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 का कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। 80CC से करके 80U तक कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। दो मिल जाएंगे बस, दो मिल जाएंगे। अगर आप ये ऑप्शन वाले भी फॉलो करते हो तो मिल जाएंगे। एक तो न्यू वर्कमैन 80JJAA मिल जाएगा, और एक ATM डिविडेंड वाला रिडक्शन, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड रिसीव भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है तो लोअर का अपन डिडक्शन देते हैं, वो ATM मिल जाएगा। 80JJAA और ATM मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा चैप्टर 6 का। और लास्ट बता रखा, अगर एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हो अब आपको यही फॉलो करना है। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यहाँ नहीं लगता, यहाँ मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं लगता, यहाँ कंपलसरी सरचार्ज है। यहाँ तो सरचार्ज कंपलसरी है यहाँ पे 10%, वहाँ तो सरचार्ज ऑप्शन था, आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस करती तब लगता था, या एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती थी तो फिर आपको सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती थी। यहाँ नहीं लगेगा कोई मार्जिनल रिलीफ भूल जाओ, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। तो ये ऑप्शनल वाली स्कीम फायदेमंद है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सोचना है, वहाँ तो फिर भी गलतियाँ होने के चांस होते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट त्यागने पड़ेंगे, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। और स्पेशल मैं बता दूँ 115 BAB, कौन सा वाला? BAB न्यू मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी का 30% वाला भी नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का कोई म्यूनसिपल टैक्स भी नहीं मिलेगा, और कोई अदर इनकम से कोई भी होता है खर्चा, एनी एक्सपेंस कोई भी होता है वो भी नहीं मिलेगा। BAB, ये ओनली BAB के लिए, बाकी वो भी मत लगा देना, ये ओनली BAB के लिए मैंने बता दिया पहले ही आपको। कुछ लोग बोलते BAA में क्यों नहीं लिखा है, कि नहीं किया, किसी के लिए नहीं है, खाली BAB के लिए। अब आ जाओ, इंडिविजुअल HUF को भी एक ऑप्शन दिया 115 BAC में इंडिविजुअल HUF को भी ऑप्शन दिया, ऑप्शनल स्लैब। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये कब फॉलो करना है एग्जाम में, अपन को जनरल वाला तरीका फॉलो करना है या स्पेशल वाला, मतलब ये ऑप्शन वाला फॉलो करना है या जनरल स्लैब है वो फॉलो करना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो ऑप्शनल स्लैब का इंडिविजुअल HUF ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या दिया? अगर इनकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी है, 15 लाख से ऊपर जितनी भी है उस पर 30%, मतलब 2.5 लाख आप इनकम बताओ, 2.5 लाख मतलब 2,50,000 आप इनकम बढ़ाओ, और इधर टैक्स की रेट 5% से बढ़ती जाएगी। ये ऑप्शन स्लैब है। ये ऑप्शन स्लैब सभी एज की इनकम, सभी एज के लोगों के लिए, मतलब नॉर्मल पर्सन है उसके लिए भी है, 60 साल वाले के लिए भी है, 80 साल वाले के लिए भी एक ही स्लैब है। ऐसा नहीं कि उनके लिए 3 लाख 5 लाख से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, सभी के लिए सेम ही स्लैब है। अब आप बोलोगे ये इंडिविजुअल तो यही फॉलो करेगा, वहाँ तो क्या था 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से सीधा 10 लाख तक 20 था। यहाँ तो देखो पहले 10 है, 15 है, 20 है पार्ट्स में, और यहाँ 15 लाख से ऊपर 30 है, वहाँ तो 10 लाख से ऊपर 30 था, तो लोग तो यही फॉलो करेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके लिए भी आपको बेनिफिट या रिडक्शन त्यागने पड़ेंगे, काफ़ी सारे बेनिफिट और काफ़ी सारे रिडक्शन आपको यहाँ त्यागने पड़ेंगे। अब क्या क्या त्यागने पड़ेंगे वो देख लो। 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सैलरी के जो अलाउंस के आपको एग्जीमिशन मिलते थे, सैलरी के अलाउंस के जो एग्जीमिशन मिलते थे वो नहीं मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, सैलरी के जो डिडक्शन मिलते हैं सेक्शन 16 में, सैलरी के जो डिडक्शन मिलते हैं कौन कौन से, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का वो नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस वो नहीं मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे कौन सा होता है 30,000 वाला रिपेयर वाला और 2 लाख वाला, वो नहीं मिलेगा। लेटआउट पे, हाँ लेटआउट पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स का मिल जाएगा 30% स्टैंडर्ड, हाँ वो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। इंटरेस्ट का रिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पे नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33AB ABA नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला नहीं मिलेगा, मतलब जो ऊपर दे रखे थे सारे वही पॉइंट है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और चैप्टर 6 का 80CC लेकर के 80U तक कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ मिल जाएंगे, कौन कौन से, एक 80CCD2 मिल जाएगा। 80CCD2 क्या था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अटल पेंशन योजना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अटल पेंशन योजना वो मिल जाएगा, और 80JJAA मिल जाएगा, 80JJAA ऊपर भी मिल जाता। अब आप बोलोगे ATM क्यों नहीं दिया, देखो ATM डिविडेंड का होता है, कंपनी को ही मिलता है, इंडिविजुअल के लिए होता ही नहीं है, वो इंडिविजुअल के होता ही नहीं है, तो वैसे नहीं लिया बस। और ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी किसके लिए होता है, ये इंडिविजुअल के लिए होता है, वो कंपनी के लिए नहीं होता, इसलिए वहाँ नहीं लिया था। तो ये 2 मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन किससे करना है, आपको ये जनरल स्लैब वाला लगाना है, फाइनेंस एक्ट वाला, ये इनकम टैक्स वाला, ये ऑप्शनल स्लैब लगाना है। ऐसे ही कंपनी के लिए फाइनेंस एक्ट वाली 25-30 लगानी है, या ये स्पेशल रेट जो दे रखी है आपको 115 BAA BAB दे रखी है लगानी। देखो एक तो क्वेश्चन में आपको साफ लिख देगा कि आप 115 BAA फॉलो करो, या BAB फॉलो करो, या BAC फॉलो करो, इंडिविजुअल के लिए BAC फॉलो, साफ लिख देगा तो बात ही खत्म है, अपन जो फॉलो कर लेंगे।
दूसरा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अब क्या करोगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, दो दो तरीके से करोगे तो इतना टाइम नहीं मिलता, क्या करोगे? तो क्वेश्चन में देखो क्या करेगा, वो लिखेगा कंपनी या इंडिविजुअल जिसका भी क्वेश्चन है, वांट्स टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, wants to minimize tax liability, ये वर्ड लिखेगा wants to minimize tax liability या wants to minimize tax या wants to minimize tax liability, ऐसे लाइन लिखेगा। वैसे लाइन तो जनरली यही लिखता है, थोड़ा बहुत इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। wants to minimize tax liability ये लिख देना, समझ जाना गारंटी से इनका कोई ट्रीटमेंट होगा, या तो BAA फॉलो होगा या BAB कंपनी का क्वेश्चन है तो, नहीं तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है तो BAC फॉलो होगा, फिर गारंटी से फॉलो होगा, फिर ये फॉलो होगा। ये इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में कर रखी है, मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ये लाइन लिख दे तो wants to minimize tax liability, और क्वेश्चन में कुछ ना लिखे, ऐसे कोई लाइन नहीं लिखे तो आप तो जनरल तरीके से कर देना, फिर उस पर भी सोचना पड़ता है। वैसे कंपनी के क्वेश्चन में नहीं सोचना पड़ता, इंडिविजुअल के क्वेश्चन में सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है इंडिविजुअल के क्वेश्चन में? कि जो डिडक्शन वगैरह दे रखी है ना, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की या चैप्टर 6 की डिडक्शन क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी है तो जनरल वाला तरीका ही बढ़िया है। नहीं दे रखी क्वेश्चन में, कोई डिडक्शन नहीं दे रखी तो फिर ये स्पेशल वाला तरीका बढ़िया, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। तो अगर साफ लिख रखा है तो फॉलो कर दो, नहीं तो ये लाइन लिख रखी है वांट्स टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, तो फिर आपको फॉलो करना पड़ सकता है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बेटर है या वो बेटर है। ऐसे क्वेश्चन में वांट्स टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी तो ये देखना, या मैक्सिमाइज बेनिफिट या मैक्सिमाइज बेनिफिट, या ऐसा भी लिख सकता है मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमाइज बेनिफिट भी लिख सकता है, मैक्सिमाइज बेनिफिट असेसिए वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज बेनिफिट, ऐसा भी लिख सकता है। मैंने बताया इस लाइन को थोड़ा घुमा फिरा के लिख सकता है, तो इसके बेस पे आपको देखना है इसमें। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें राउंडिंग और एक छोटा सा पॉइंट है, काम का नहीं है, एग्जाम में कोई काम का नहीं है। टोटल इनकम और टैक्स टेबल जो भी बना उसको आपको राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट ₹10 में राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम में ऐसा नहीं कि आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को राउंड ऑफ कर दिया, सैलरी को राउंड ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं। टोटल इनकम निकालने के बाद राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम मान लो आप क्या है 10,80,514, राउंड ऑफ कर दिया 10,80,510, मतलब 1 2 3 4 तक है तो लोअर राउंड ऑफ, 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो अपर राउंड ऑफ करना है। ऐसे ही टैक्स पेबल को करना है, जैसे 7186 का टैक्स आया तो कितना कर दिया अपने 7190। टैक्स भी टोटल टैक्स को करना है, ऐसा नहीं कि पहले टैक्स को कर दिया फिर सरचार्ज को कर दिया फिर सेस को कर दिया। टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, फाइनल जो फिगर आया फाइनल फिगर को राउंड ऑफ करते हैं। करना चाहो तो कर देना, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये अपनी टैक्स रेट थी। टैक्स रेट में कोई डाउट है तो आप एक बार बोल दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, टैक्स रेट में जो गलतियाँ होती हैं वो भी बता दिया। 115 BAB में काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, वो भी मैंने कवर कर दी। अब अपन आ जाते हैं कैपिटल गेन्स पे। कैपिटल गेन कवर करेंगे, कैपिटल गेन के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि 45(4) का जो क्वेश्चन था कहीं भी नहीं था। पहले क्वेश्चन बैंक में भी कोई क्वेश्चन नहीं था। May 22 के RTP में आया तो मैंने क्लास में भी नहीं करवाया था, कोई क्वेश्चन ही नहीं था तब। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा। क्लास वालों को, चाहे क्लास नहीं ले रखी है, सबको देखना है वो क्वेश्चन जरूर देखना है। गलती से इंस्टीट्यूट ने दे दिया डेस्क्रिप्टिव बना के, या कैसा भी बना के दे दिया, MCQ बना के दे दिया, 10 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव बना के दे दिया, तो वो भी 8 नंबर तक का दे सकता है इंस्टीट्यूट। तो 45(4) का 9B का अपन क्वेश्चन भी करेंगे। स्लम सेल का भी क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कैपिटल गेन का बेसिक देख लेते हैं अपन। कैपिटल गेन इसके बाद आपको देखना ही नहीं है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना देख लेना, काम सफिशिएंट आपका चल जाएगा काम। अब देख लो कैपिटल गेन। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं कैपिटल एसेट होनी चाहिए, और उस कैपिटल एसेट का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्रांसफर होना चाहिए। तो उस ट्रांसफर से जो गेन होगा वो कैपिटल गेन हेड में ट्रांसफर टैक्सेबल होगा, वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। कैपिटल एसेट क्या होती है? कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, असेसी ने हेल्ड कर रखी है, चाहे वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, चाहे पर्सनल है, चाहे बिजनेस की है, चाहे पर्सनल है, सब क्या बन जाती है? कैपिटल एसेट बन जाती है। 4 चीज़ें नहीं बनती कैपिटल एसेट। एक तो स्टॉक इन ट्रेड, कभी भी कैपिटल एसेट नहीं बनता, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड से जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है? PGBP हेड में। दूसरा, कोई पर्सनल और मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्सनल भी और मूवेबल भी है, पर्सनल भी और मूवेबल भी है, वो कैपिटल एसेट नहीं बनती। जैसे पर्सनल कार है, पर्सनल फोन है, पर्सनल कार, पर्सनल फोन, ये कैपिटल एसेट नहीं बनती। बिजनेस की कार है तो कैपिटल एसेट बन जाएगी, बिजनेस का फोन है कैपिटल एसेट बन जाएगा। लेकिन पर्सनल कार है, पर्सनल फोन है तो वो कैपिटल एसेट नहीं बनती, पर्सनल मूवेबल कैपिटल एसेट नहीं बनती। लेकिन 4 चीज़ें ऐसी, 5 चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो पर्सनल और मूवेबल होने के बाद, पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल एसेट बन जाएंगी। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनल होने के बाद भी, मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। इसके अलावा कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा लेकिन रूरल नहीं बनेगा। इसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, कैपिटल एसेट नहीं बनेंगे। अब इसके बाद आगे दे रखा है
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक पॉइंट दे रखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी है उसको हमेशा कैपिटल एसेट मानेंगे, उसको बिजनेस नहीं मानेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, 115 AD में पता चलेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो इंडिया के शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। ये इंडिया के क्या करते हैं, इंडिया के स्टॉक मार्केट वगैरह में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनीज के डिवेंचर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन कंपनीज में। तो इनका काम ही क्या होता है, शेयर वगैरह डिवेंचर वगैरह परचेज सेल करने का। तो परचेज सेल करने का काम होता तो स्टॉक बन गया, लेकिन स्टॉक नहीं माना जाएगा। इसमें बोल दिया कि वो कैपिटल सेट ही माना जाएगा, कैपिटल सेट ही माना जाएगा। इनको खुश करने के लिए बोलते हैं कैपिटल सेट माना जाएगा और कैपिटल सेट वाली टैक्स की रेट लगेगी। आगे एक इसमें अमेंडमेंट आया था इस बार, एक पॉइंट वो देख लेना। अमेंडमेंट क्या आया था, कोई यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी ULIP। ULIP क्या होती है, जिसमें इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी होता है, दोनों चीज मिक्स होती है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एक तो होते हैं म्यूचुअल फंड, तो ये म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी होता है। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें होती हैं। पहले ये एग्जेम्प्ट हो जाता था, और म्यूचुअल फंड जो है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, वो टैक्सेबल होता था। तो दोनों में भेदभाव खत्म करने के लिए इसको भी टैक्सेबल कर दिया कैपिटल हेड में। क्या बोला, कैसे टैक्सेबल किया, अगर ULIP इशू हुई है कब, 1 Feb 21 है उसके बाद, 1 Feb 21 है उसके बाद, इसका MCQ आ सकता है। 1 Feb 21 है उसके बाद इशू हुई है, और प्रीमियम किसी भी ईयर में प्रीमियम जो है उसी पॉलिसी का 2.5 लाख से ज्यादा का, कितना है प्रीमियम, कितना है 2.5 लाख से ज्यादा का, 2.5 लाख से ज्यादा का है, तो वो भी बन जाएगा कैपिटल सेट। और उसको सेम यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, सेम टू सेम वैसे ही टैक्सेबल करेंगे, वैसे ही उसको टैक्सेबल करेंगे। अगर यूलिप कभी इशू है 1 Feb 21 के बाद इशू है, 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है, किसी भी प्रीवियस ईयर में कैपिटल सेट मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। आ जाओ आगे, दो तरह की कैपिटल सेट होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये अलग अलग क्यों करते हैं, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है, लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है। कैसे पता करते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग देते हैं, कब तक वो एसेट आपके पास था, परचेज से लेकर के सेल का पीरियड देते हैं जनरली। कैसे कैसे देखेंगे, 3 एसेट, सबसे पहले लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये 3 एसेट हैं। इनके केस में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 1 ईयर तक है तो शॉर्ट टर्म मान लिया जाएगा। 1 ईयर से एक दिन भी ज़्यादा हो गया, तो ये बन जाएंगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो STCG निकलेगा, लॉन्ग टर्म है तो LTCG निकलेगा। कौन कौन से एसेट, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग 2 साल तक हेल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया, 2 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद अदर कैपिटल सेट, 3 ईयर तक हेल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म, 3 ईयर से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद ट्रांसफर के काफ़ी सारे स्पेशल केस दे रखे हैं, जिसमें से अपन कौन कौन सा कवर करेंगे मैं बता दूं आपको। एक तो अपन कवर करेंगे, देखो आज ये 45(3) देख लेंगे, छोटा सा ये, तो 45(4) देखेंगे स्पेशल सेक्शन विथ 9B। इसके अलावा लिक्विडेशन वाला केस देखेंगे, लिक्विडेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है। और एक अपन बाईबैक तो मैं अलग से करवाई दूंगा आपको बाईबैक वाले चैप्टर में, और एक स्लम सेल देखेंगे। ये अपन कुछ स्पेशल केस देखेंगे। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपको रीड करना हो तो कर लेना, लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था तो वापस आने के चांस कम है। अब कुछ ट्रांजेक्शन बता रखे हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, इसको भी एक बार मैं आपको रीड करवा देता हूँ। गिफ्ट विल में जो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, अगर ट्रांसफर है फिर भी कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं मानते उसको। क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल गेन का जो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, उस पर ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ केस दे रखे हैं, 7-8 केस दे रखे हैं जो ट्रांसफर तो हुए हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे तो कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही HUF का पार्टीशन होता है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अमालगमेशन डीमर्जर में जो भी ट्रांसफर होता है, अमालगमेशन डीमर्जर में जो भी ट्रांसफर होता है, सब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इतना से याद रख लो। इसके बाद होली ओन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बीच में जो भी ट्रांसफर होता है, होली ओन सब्सिडरी मतलब 100% सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच में जो भी ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बस इतनी ही कंडीशन है, रिसीविंग कंपनी इंडियन होनी चाहिए, रिसीविंग कंपनी इंडियन होनी चाहिए। जो भी ट्रांसफर होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग हो, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। इसका पॉइंट कभी कभी PGBP वाले क्वेश्चन में आ जाता है। बॉन्ड्स डिवेंचर का शेयर्स में कन्वर्जन होना ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रिवर्स मोर्टगेज में जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप या फर्म का कंपनी ने सक्सेशन कर लिया, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट है, किसी प्राइवेट कंपनी का या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का LLP में कन्वर्जन हो गया, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का LLP में कन्वर्जन हो गया, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। इसका एक क्वेश्चन एक बार May 19 में पूछा गया था, ओल्ड कोर्स में, अच्छा क्वेश्चन बना के पूछा गया था। क्या है केस, प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक का LLP में कन्वर्जन हो गया तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के जो भी एसेट है वो LLP को ट्रांसफर होंगे, लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। लेकिन उसके लिए 6 कंडीशन क्या, जो भी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी थे, सारे के सारे एसेट और लायबिलिटी LLP के एसेट बन जाने चाहिए, एसेट और लायबिलिटी बन जाने चाहिए। दूसरा, जो भी कंपनी में शेयर होल्डर थे वो LLP में जो उनकी शेयर होल्डिंग कंपनी में थी उसी रेशियो में पार्टनर बनने चाहिए, उसी रेशियो में, सेम रेशियो में पार्टनर बन जाने चाहिए। तीसरा, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर थे उनको LLP का 50% प्रॉफिट, कम से कम 50% प्रॉफिट 5 ईयर तक मिलना चाहिए। इसके अलावा उस कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो था, उस कंपनी का जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसमें से 1 रुपया भी किसी भी पार्टनर को नहीं देना, 1 रुपया भी किसी भी पार्टनर को 3 साल तक नहीं देना। इसके अलावा जो भी कंपनी
का कन्वर्जन हुआ है उस कंपनी का पीछे के 3 सालों में जो टर्नओवर है 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उस कंपनी जिसका कन्वर्जन हुआ है उसके असेट्स की बुक वैल्यू पीछे के 3 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब छोटी मोटी कंपनी अगर उनका कन्वर्जन होता है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने बता दिया, परचेज से सेल का पीरियड। अब आ जाओ कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, सेक्शन 48 बताता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फुल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन, कुछ भी बोलते हैं की बात है। ट्रांसफर के खर्चे लेस कर देंगे। एक बात और मैं बताऊं, ये ट्रांसफर के खर्चे कोई भी सेक्शन हो कैसा भी हो सब में लेस होते हैं, कुछ भी फॉलो करो आप, कुछ भी, पूरे इनकम टैक्स में ट्रांसफर के खर्चे लेस होते हैं। ट्रांसफर के खर्चे क्या होते हैं, ट्रांसफर करते वक्त कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते वक्त सेलर के जो खर्चे लगे, सेलर के जो भी खर्चे लगे, कमीशन ब्रोकरेज वगैरह का, वो लेस हो जाते हैं। लेकिन एक खर्चे का नहीं मिलता इसमें, एसटीटी का। एसटीटी को छोड़ के ट्रांसफर के जो भी खर्चे हैं सारे लेस करते हैं। चाहे कोई भी सेक्शन फॉलो करो, चाहे कंपलसरी, चाहे स्पेशल, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो, पूरे इनकम टैक्स में लेस होंगे, पूरे इनकम टैक्स में लेस होंगे। एसटीटी का नहीं मिलेगा, बस लेस कर दिया। नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दो, आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी सेम वही तरीका, फुल वैल्यू ले लो या सेल अमाउंट ले लो, ट्रांसफर के खर्चे लेस कर दो, ट्रांसफर के खर्चे हमेशा लेस होंगे एसटीटी को छोड़ के। नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, यहाँ इंडेक्स होगा, यहाँ कॉस्ट का भी इंडेक्स होगा और इंप्रूवमेंट की कॉस्ट का भी क्या होगा, इंडेक्स होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये आ जाता है, एलटीसीजी आ जाता है। अब कुछ 4 केस ऐसे दे रखे हैं, 4 केस में आपका एसटीसीजी और एलटीसीजी सेम आएगा, मतलब इंडेक्स नहीं करना आपको, चाहे एसटीसीजी हो चाहे एलटीसीजी सेम आएगा। वो आपका असेट चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, आपको कोई इंडेक्स नहीं करना 4 केस में। 4 केस कौन कौन से है दिमाग में फिट कर लेना, कभी भी इंडेक्स नहीं करना, दिखते ही इंडेक्स भूल जाना। आपका एसटीसीजी चाहे एलटीसीजी सेम ही आएगा। क्या क्या, पहले बॉन्ड्स और डिबेंचर, बॉन्ड्स और डिबेंचर का कभी भी इंडेक्स नहीं होगा, जो आपका एलटीसीजी आ रहा है वही आपका एसटीसीजी आएगा, एसटीसीजी जो आ रहा है वही आपका एलटीसीजी आएगा, कोई इंडेक्स नहीं करना। लॉन्ग टर्म होने के बाद भी कोई इंडेक्स नहीं करना। मान लो बॉन्ड्स आपने 6 साल से हेल्ड कर रखे, इंडेक्स नहीं करना, लेकिन 2 पे इंडेक्स हो जाएगा, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेन बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन बॉन्ड्स पे इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा स्लम सेल के केस में कभी भी इंडेक्स नहीं करना। स्लम सेल चाहे शॉर्ट टर्म आए चाहे लॉन्ग टर्म सेम आएगा। आपने यूनिट 10 साल से हेल्ड कर रखी है, आपको कोई इंडेक्स नहीं करना, आपको उस यूनिट की कॉस्ट का कोई इंडेक्स नहीं करना, चाहे लॉन्ग टर्म है फिर भी इंडेक्स नहीं करना। अगला डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, जो बिजनेस के एसेट होते हैं और जो डेप्रिशिएबल होते हैं, जिन पे डेप्रिसिएशन मिलता है, जैसे बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, बिजनेस की कार हो गई, बिजनेस की मशीनरी हो गई, वो होते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट पे अगर गेन आता है तो शॉर्ट टर्म ही माना जाता है हमेशा, चाहे एसेट कितना भी पुराना हो, गेन आता है शॉर्ट टर्म आता है। और गेन कैसे आता है डेप्रिशिएबल एसेट पे, ब्लॉक का पार्ट बन के, ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाती है, शॉर्ट टर्म का गेन, ब्लॉक के सारे एसेट सेल हो गए और डब्ल्यूडीवी पॉजिटिव है, लॉस, वही तो होता है। तो डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा जो भी माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। और डेप्रिशिएबल एसेट में भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, अपन वहाँ इंडेक्स नहीं करते। ब्लॉक वाले कंसेप्ट में कभी भी अपन ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल में इंडेक्स नहीं करते, वहाँ इंडेक्स का बेनिफिट ही नहीं मिलता। और लास्ट है 112A में जो असेट कवर है, 112A एलटीसीजी 3 असेट, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर उन 3 असेट पे एलटीसीजी होता है तो उस पर इंडेक्स नहीं होता, उस पर क्या होता है, सीधा नॉर्मल तरीके से कैपिटल गेन निकलता है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट कर देते हैं और 1 लाख से ऊपर टैक्सेबल कर देते हैं, कोई इंडेक्स नहीं होता, उसमें इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। तो इन 4 असेट के केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये याद कर लेना। अब फुल वैल्यू कैसे निकालोगे, सेल कंसिडरेशन, जो भी सेल प्राइस है वो ले लोगे। लैंड और बिल्डिंग के केस में एक स्पेशल सेक्शन लगेगा 50C, ये बोलता है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस इन दोनों का हाई लोगे। लेकिन अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है तो जो सेल प्राइस है उसी को सेल मान लेना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देना। 110% से ज़्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा है तो फिर अपन को क्या लेना है, दोनों का हाई लेना, दोनों में से जो भी हाई रहेगा वो लेना है। इसके बाद बोल रखा है वैसे तो अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन के दिन की लेते हैं, लेकिन आपको एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन का दिन सेम नहीं है, एग्रीमेंट के दिन की भी दे रखी है, रजिस्ट्रेशन के दिन की भी दे रखी है, कौन से लोगे। अगर होल या पार्ट कंसिडरेशन ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको अकाउंट पे ही चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट के दिन की ले लो। अगर ऐसा नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अपन को लेनी है। ये फालतू सेक्शन थे, ज़्यादा काम के नहीं थे। अब आ जाओ आप काम के सेक्शन में। ट्रांसफर एक्सपेंस मैंने बता दिए, सेल करते वक्त, कैपिटल एसेट को सेल करते वक्त ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो भी खर्चा हुआ उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा और ये पूरे इनकम टैक्स में मिलेगा। पूरे इनकम टैक्स का कोई भी सेक्शन आ जाए, कितना भी स्पेशल आ जाए, सब में मिलेगा, लेकिन एसटीटी का नहीं मिलेगा, इसमें एसटीटी का नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हो, परचेज प्राइस लेते हैं, परचेज के रिगार्डिंग जो भी खर्चे लगे सारे उसमें ऐड कर लेते हैं। क्लियर टाइटल लेने के लिए कोई खर्चा लगा वो भी ले लेते हैं। अगर प्रीवियस ओनर ने असेट परचेज किया था तो प्रीवियस ओनर की परचेज प्राइस ले लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेल्स जनरेटेड असेट है, गुडविल है, गुडविल चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, ध्यान रखना ये अमेंडमेंट आया था, पहले प्रोफेशन की गुडविल पे कैपिटल गेन नहीं लगता था, अब प्रोफेशन की भी गुडविल है, कौन सी, सेल्स जनरेटेड है। तो ऐसे असेट की, सेल्स जनरेटेड असेट को आपने खरीदा ही नहीं है, फ्री में आपकी जनरेट हुई है, तो जो आपकी कॉस्ट होगी क्या होगी, नील होगी। परचेज किया तो परचेज प्राइस हो ही जाएगी आपकी। बोनस शेयर के केस में 1/4/2001 से पहले के बोनस शेयर है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, बाद के हैं तो नील ले लो।
काम की जो है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं देखनी। अगर आपने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है तो एक ऑप्शन दे रखा है, आप 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो और परचेज प्राइस, इन दोनों में से जो भी हायर है वो ले सकते हो, इन दोनों में से हायर है वो ले सकते हो। लेकिन इसमें एक नोट है स्पेशल, लैंड और बिल्डिंग के केस में जो एफएमवी है 1/4/2001 वाली एफएमवी है वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/4/2001 की जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो एफएमवी है 10 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है मान लो 12 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एफएमवी और परचेज प्राइस हायर कर देंगे। लेकिन मान लो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ होती 8 लाख और एफएमवी 10 लाख होती, किसके केस में? लैंड और बिल्डिंग के केस में। तो अपन इस एफएमवी को इग्नोर कर देते, फिर क्या करते? एसडीवी और परचेज प्राइस विच एवर इज हायर, एसडीवी और परचेज प्राइस विच एवर इज हायर, फिर एसडीवी से कंपेयर करते। ये एक नोट है, इसका एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। इंडेक्स कैसे करोगे? देखो अपन ने कॉस्ट देख लिया, कॉस्ट का इंडेक्स कैसे करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको अपन इन्फ्लेशन की रेट से बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने ले ली, परचेज प्राइस ले ली, डिवाइड करेंगे जिस ईयर में एसेट ने उस एसेट को परचेज किया था, फर्स्ट ऐड किया था या परचेज किया था, उसे डिवाइड कर देंगे। और ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स से, जिस ईयर में एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर का ईयर क्या होगा? जनरली करंट ईयर ही होगा, प्रीवियस ईयर 21, जनरली क्वेश्चन यही होगा, इससे इंटू कर देंगे। ये आ जाएगा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दो याद रखने हैं आपको, 2001-2 का 100 है और 21-22 का कितना है? करंट ईयर का कितना है? जो जनरली क्या होगा? ट्रांसफर ईयर कितना है? 317 ये दिमाग में फिट कर लेना। इसके बाद आगे दे रखा है, अगर आप असेट 1/4/2001 से पहले परचेज करते हो तो पहले के इंडेक्स तो है ही नहीं, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2001-2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए बेस ईयर का इंडेक्स क्या ले लोगे? 100 ले लेना। ये तो सब छोटी मोटी बातें। इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखो ये किस पे होती है? लैंड और बिल्डिंग पे होती है इंप्रूवमेंट, बाकी किसी भी एसेट पे इंप्रूवमेंट की कॉस्ट नहीं होती, लैंड बिल्डिंग पे होती है। क्या होती है? कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया आपने उस एसेट को इंप्रूव करने के लिए, कैपिटल नेचर खर्चा किया उस एसेट को इंप्रूव करने के लिए। कब किया? 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद किया, वही होती है इंप्रूवमेंट की कॉस्ट। पहले किया तो इग्नोर कर देते हैं, बाद किया तो ले लेते हैं। कैपिटल नेचर का खर्चा, जैसे बिल्डिंग को आपने रिकंस्ट्रक्ट करवाया, बिल्डिंग पे एक फ्लोर बनवा दिया, ये होते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लैंड बिल्डिंग के होते हैं, बाकी किसी के नहीं होते, बाकी के लिए सब फालतू है। इंडेक्स कैसे करोगे इंप्रूवमेंट का? इंप्रूवमेंट की कॉस्ट ले ली, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया उसे डिवाइड किया, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया उसे डिवाइड करेंगे और जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उससे इंटू कर देंगे, ये आ जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब कैपिटल गेन देखते हैं स्पेशल केस का। स्पेशल केस में देखो कैपिटल एसेट का अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन होता है तो क्या होता है? वैसे इसका क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था, ज़्यादा काम का नहीं है इस बार, फिर भी एक बार देख लो। सेल अमाउंट क्या लेंगे? कैपिटल एसेट को जो आपने कन्वर्ट किया, कन्वर्जन वाले दिन की एफएमवी ले लेंगे, वो हो जाएगी सेल अमाउंट। कैपिटल एसेट पे जो कैपिटल गेन निकलेगा कब टैक्सेबल होगा? जब आप उस स्टॉक को जो आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया उस स्टॉक को सेल कर दोगे तब टैक्सेबल होगा। और इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर, सेल ईयर क्या मानोगे? जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया था वही ईयर सेल ईयर मान लेंगे। बिजनेस इनकम भी बनेगी, बिजनेस इनकम कितनी बनेगी? स्टॉक की सेल वैल्यू माइनस एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ये बिजनेस इनकम बन जाएगी। अगर प्रपोर्शनेट स्टॉक सोल्ड करते हो तो प्रपोर्शनेट टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन, प्रपोर्शनेट टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन। अब अपन काम की चीज़ पे आते हैं, 45(3) और 45(4). देखो 45(3) तो मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर 45(4) स्पेशल आप ठीक से देखना। 45(3) तो क्या है? अगर कोई पार्टनर या मेंबर एओपी फर्म बीओए में क्या करके लाता है, कोई कैपिटल एसेट लेके आता है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई भी कैपिटल एसेट लेके आता है तो पार्टनर या मेंबर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। और सेल अमाउंट क्या ले लेंगे? उस फर्म ने अपनी बुक्स में पार्टनर की अकाउंट में जितना क्रेडिट किया, पार्टनर के अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट किया वो सेल बन जाएगा। और पार्टनर ने इसको जितने में परचेज किया था वो कॉस्ट बन जाएगा और पार्टनर के हैंड्स में कैपिटल गेन आ जाएगा। ये 45(3) ये पहले का पहले जैसा है, कुछ नहीं। आप 45(4) पढ़ रहे हैं अपन। 45(4) के लिए पीछे आ जाओ आप, मैंने नोट्स बना रखे हैं अलग से स्पेशल, ये आ जाओ। 9B और 45(4) दोनों का मिक्स है, दोनों डिटेल में सीखेंगे। और उसका क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिख लिया, पूरा क्वेश्चन में डिटेल में आपको समझा दूंगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। अब आप इसको समझ लो ध्यान से, कभी भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। May 22 में नहीं आया तो नवंबर 22 में आएगा, और May 22 में आ गया तो अच्छी बात है, सिंपल सा केस है। समझ लेते हैं क्या चीज़ है, ध्यान से यहाँ देख लें। इसका क्वेश्चन अपनी क्लास में नहीं किया था क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं था तो कहाँ से करते? क्वेश्चन May 22 की 8वीं में आया था, तो क्वेश्चन अपन यही करेंगे। इसका कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया था आपको, अब मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा, क्वेश्चन भी समझाऊंगा। सबसे पहले अपन देख रहे हैं सेक्शन 9B। सेक्शन 9B एक नया सेक्शन आया, सेक्शन 9B। ये फर्म एओपी बीओआई पे लगता है। आप एओपी बीओआई को भूल जाओ, एओपी बीओआई तो फालतू चीज़ें भूल जाओ एक बार, अपन फर्म की बात करेंगे। अपन एओपी बीओआई एक बार भूल जाओ आप। तो क्या हुआ, किसी फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है या तो या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, दो बात करता है ये, या तो डिजोल्यूशन हो रहा है या रिकंस्ट्रक्शन। डिजोल्यूशन मतलब फर्म खत्म हो रही है, या रिकंस्ट्रक्शन मतलब तीन बात होती है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होती है? तीन बात, या तो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर, या कोई रिटायर हो रहा है या डेथ वगैरह, या पीएसआर चेंज हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब तीन बातें, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या पीएसआर चेंज, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या पीएसआर चेंज, ये होता है रिकंस्ट्रक्शन।
या डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन मतलब फर्म ही खत्म हो रही है, फर्म का ही एंड हो रहा है, फर्म ही खत्म हो रही है। तो किसकी बात कर रही है? रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिजोल्यूशन की बात। रिकॉन्स्टिट्यूशन डिजोल्यूशन पे फर्म क्या कर रही है? फर्म क्या कर रही है? अपने कैपिटल एसेट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पार्टनर को ट्रांसफर कर रही है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो उस केस की बात कर रहे हैं 9 की, अपने कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या होगा? तो कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, फर्म के एंड्स में कैपिटल गेन निकल जाएगा। 9B में क्या होगा? फर्म के एंड्स में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। फर्म ने अगर अपना कैपिटल एसेट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये मानेंगे कि फर्म ने वो कैपिटल एसेट पार्टनर को सेल कर दिया, पार्टनर को सेल कर दिया, और उस पर कैपिटल गेन निकल जाएगा 9B निकल जाएगा। किसके एंड्स में? फर्म के एंड्स, फर्म के एंड्स में निकल जाएगा। अगर डिजोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम फर्म कैपिटल एसेट पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया तो अब सेल अमाउंट क्या लोगे? क्योंकि फर्म तो फ्री में देगी, कैपिटल बैलेंस के बदले में देगी, तो सेल अमाउंट क्या लोगे? उस कैपिटल एसेट का जो भी एफएमवी है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, उस कैपिटल एसेट की जो भी एफएमवी है, एफएमवी जो है वो सेल अमाउंट हो जाएगी। आप बोलोगे कॉस्ट क्या लोगे? फर्म ने जितने में परचेज किया था वो कॉस्ट हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? फर्म उस कैपिटल एसेट की एफएमवी, और कॉस्ट फर्म ने जितने में परचेज किया था कॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कोई पैसा चार्ज नहीं करेगी, पार्टनरशिप फर्म कैपिटल के बदले में दे रही है, तो कैपिटल बैलेंस के बदले में दे रही है, तो एफएमवी उस कैपिटल एसेट की क्या हो जाएगी? सेल अमाउंट, और कॉस्ट क्या हो जाएगी? फर्म ने जितने में वो एसेट परचेज किया था वो कॉस्ट हो जाएगी। ये निकाल देंगे कैपिटल गेन, बिल्कुल सिंपल। डिजोल्यूशन के टाइम या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, दोनों टाइम, डिजोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, ये अपन आराम से निकाल देंगे, ये आराम से अपन निकाल देंगे। अब इसी में एक पॉइंट और दे रखा है 9B में, अगर कोई फर्म डिजोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम, डिजोल्यूशन के टाइम या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट करती है, पार्टनर को फ्री में स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये मानेंगे कि स्टॉक सेल कर दिया पार्टनर को, और उस स्टॉक की जो एफएमवी है, उस स्टॉक की जो एफएमवी है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर फर्म क्या करती है डिजोल्यूशन के टाइम या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पार्टनर को स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करती है, स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये मानेंगे कि फर्म ने स्टॉक इन ट्रेड पार्टनर को सेल कर दिया, तो उस स्टॉक इन ट्रेड की जो एफएमवी है वो क्या हो जाएगी? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, और एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगी, और स्टॉक इन ट्रेड की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट बनी जाएगी, वो तो कॉस्ट P&L में वैसे ही आती है।